अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कांग्रेस के सांसद और पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने ऐलान कर दिया है इसी वक्फ कानून को लेकर कि जिस दिन हुकूमत में आ जाएंगे 1 घंटे में इनका इलाज कर देंगे। अब किनका इलाज करेंगे वो सत्ता में आने के बाद, ये तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए समझने के लिए कि वो कहां निशाना लगा रहे हैं और कैसा इलाज करेंगे, ये भी रॉकेट साइंस नहीं, चूंकि 1 घंटे के भीतर तो क्या इलाज हो सकता है आप ही जान सकते हो। बात यहां तक चली गई, इलाज करने की सीधी धमकी आ रही है और ये मसूद साहब पुराने खिलाड़ी हैं इसी धमकियों के। 2014 के चुनाव में इन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि यहां आएंगे सहारनपुर में तो हम बोटी बोटी काट डालेंगे, बोटी बोटी। वो अलग बात है काट नहीं पाए, या हो सकता है कि मान लीजिए उस आक्रोश में किसी बकरे को जिबह कर दिया हो, उसकी बोटी बोटी काट के मन संतुष्ट कर लिया हो, लेकिन फिर मूड में आ गए हैं इमरान जी और कह रहे हैं कि 1 घंटे में इलाज कर देंगे। दरअसल मुश्किल यह है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भीतर उत्तर प्रदेश में प्रतिस्पर्धा चल रही है और राष्ट्रीय फलक पर जो प्रतिस्पर्धा है उसमें ममता दीदी भी मैदान मारे हुए हैं, बाकी सबसे आगे दौड़ रही हैं, वो कांग्रेस सपा दोनों को पीछे छोड़े हुए। मुर्शिदाबाद में जो हाहाकारी दृश्य आ रहे हैं, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उनकी घर से खींच खींच कर मारे जा रहे हैं हिंदू, सामा दुकानें लूटी जा रही हैं, आगजनी हो रही है, वो सब परिस्थितियां हैं ममता जी के राज में। तो वो अखिलेश यादव और इमरान मसूद से आगे निकल गई, तेजस्वी यादव से और स्टालिन से। इंडिया गठबंधन में जो कंपटीशन चल रहा था कि मुसलमानों का बड़ा चैंपियन कौन, बड़ा खैर ख्वाह कौन, उसमें अभी तक जो स्कोर है उसमें ममता बनर्जी ने कांग्रेस समेत सब इंडिया गठबंधन के सभी दलों को पीछे छोड़ दिया है। उनकी टक्कर का कोई नहीं आ पा रहा। हो सकता है कांग्रेस पर यही बोझ हो कि ममता जी तो आगे मैदान मारे जा रही हैं, आगे मैदान मारे जा रही हैं, तो इमरान मसूद को उतार दिया हो और कहा हो कि तुम इसके भी आगे चले जाओ को हम 1 घंटे में इलाज बांध देंगे। लेकिन जब 9 मन तेल होगा तब ना राधा नाचेगी भाई। इलाज बांधने के लिए तो पहली शर्त यह है कि आप सत्ता में हो। क्या कांग्रेस सत्ता में आ रही है? अभी हाल फिलहाल कोई चुनाव है राष्ट्र का? नहीं ना। अब तो 29 में चुनाव है, तब तक तो गंगा जमुना में पता नहीं कितना पानी बह जाएगा। और कांग्रेस कह रही है कि जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, यानी जहां भी भाजपा या एनडीए की सरकार नहीं है राज्यों में, वहां वक्फ का कानून लागू नहीं होगा। ममता जी ने भी ऐलान ठोक दिया कि बंगाल में नहीं होगा। और ये वो सब लोग हैं जो
सोते पर भी संविधान की एक किताबियां हाथ में रखते हैं, ब्रश करते तो भी संविधान, ब्रेकफास्ट करते तो भी संविधान की कॉपी हाथ में रखते हैं। वो लोग कह रहे कि हम अपने अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी बाबू कह रहे कि हमारी सरकार आएगी तो कूड़े में फेंक देंगे। ये तो वैसी बात हो गई कि राज्य की विधानसभा कोई कानून बनाए, राज्यपाल की उस पर मोहर लगे और उसके बाद उस राज्य के जिले कहें कि हम नहीं मानेंगे, हम अपना नया कानून बनाएंगे। क्या ये संभव है? नहीं ना। क्या ये संभव है कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर कहे कि हम अपना अलग कानून बनाएंगे, हम उत्तर प्रदेश सरकार का कानून नहीं मानेंगे? नहीं ना। तो वैसे ही पश्चिम बंगाल हो या कोई और गैर भाजपा शासित राज्य हो, वो कैसे कह सकता है कि केंद्र के कानून को हम अपने राज्य में नहीं लागू होने देंगे, नहीं आने देंगे। ये संविधान का उल्लंघन है, ये संसद की मर्यादा का उल्लंघन है, ये लोकतंत्र का अवमूल्यन है, ये फेडरल सिस्टम का उल्लंघन है। कैसे कह सकता कोई माइका लाल? भारत का कानून तो सब में लागू होगा। 370 जब थी तो जम्मू कश्मीर की स्थिति थोड़ी सी अलग थी, अब तो 370 भी हट गया। अब तो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक सटासट सब में लागू। और नेता कई बार जानबूझकर भी अर्ध सत्य, अनुकूल सत्य और कई बार असत्य भी बोल देते हैं मंच से। ममता जी ने कहा कि निश्चिंत रहो, बंगाल में लागू नहीं होगा ये कानून वक्फ वाला नया। ममता जी चाहती कि लोग भरोसा कर लें। अब उनको कौन बताए कि ममता दीदी आपने यही बात सीएए के लिए कही थी कि कोई ये निश्चिंत रहो, ये कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। कानून बना, राजस्थान में लागू हुआ, उत्तर प्रदेश में लागू हुआ तो बंगाल में भी लागू हो गया। बंगाल में अब तक 100 लोगों को नागरिकता मिल चुकी है इसी कानून के तहत, जिस कानून के लिए ममता दीदी ने पूरी बुलंद आवाज में कहा था कि भाजपा वाले सीए ला रहे हैं, ये हमारे यहां लागू नहीं होगा। लागू हो गया ममता जी। ऐसे ही वक्फ का कानून भी पूरे देश में लागू हो जाएगा। अब हमारे साथियों ने इस पूरे संवेदनशील मसले पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें मुर्शिदाबाद भी है, जिसमें वक्फ पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी भी है, जिसमें इमरान मसूद का उत्तेजक संवाद भी है। और उसके बाद हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या मुस्लिम सरपरस्ती को लेकर देश की राजनीति में कोई कंपटीशन चल रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। वक्फ बोर्ड कानून पर मचे घमासान के बीच सहारनपुर वाले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक बयान ने नया बवाल मचा दिया है। दरअसल वक्फ के मुद्दे पर इमरान मसूद ने कहा कि सत्ता में आने पर 1 घंटे में सबका इलाज कर देंगे। ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए, एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। हैदराबाद में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल तेलंगाना और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जलसे में अपने जज्बातों और इरादों को लहराते हुए इमरान मसूद ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और तो और छोटे दलों को कांग्रेस के साथ आने की बात भी कही। नहीं, इलाज से मतलब ये नहीं होता। इलाज से मतलब जो बीमारी है, बीमारी का इलाज ही होता है। और ये संविधान के ऊपर एक घुन की तरह लगी हुई बीमारी है, जो आज धारा 25 और धारा 26 को इन्होंने उसके ऊपर ओवरलैपिंग करने का प्रयास किया है। आगे दूसरे समाज के लोगों के साथ करेंगे। तो ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है। हालांकि इमरान के बयान पर सियासी हंगामा मचा तो इमरान मसूद ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि ये जुमला था, लेकिन तीर कमान से और बात जुबान से निकलने के बाद वापस आना आसान कहां होता है। इमरान के बयान ने बीजेपी को भी मौका दे दिया, लिहाजा शुरू हो गया वार पलटवार का सिलसिला।
ये दिखाता है कि इनके लिए संविधान नहीं शरिया ज़रूरी है, इनके लिए उम्मीद बिल नहीं उम्मा ज़रूरी है। और वक्फ के नाम पर जिस प्रकार से भड़काया जा रहा है, बंगाल से लेकर अलग अलग जगहों पर शाहीन बाग बना देंगे, 1 घंटे में दिखा देंगे, सड़कों को जाम कर देंगे, इस प्रकार की भड़काऊ भाषा सीए के समय पर भी बोली गई और आज भी बोली जा रही है। इसका मतलब इनके लिए डेमोक्रेसी नहीं दंगाई ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी प्रकार से ये वक्फ के नाम पर मुसलमानों के हितैषी बनने का ड्रामा करते हैं, पर ये मुसलमानों के सबसे बड़े विरोधी है। वहीं विपक्ष और तमाम मुस्लिम संगठन वक्फ कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन का बिगुल बजा रहे हैं, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो उधर हिसार में पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों का हिसाब पूरा करते हुए जमकर पलटवार किया। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। बहरहाल एक समय पीएम मोदी को लेकर बोटी बोटी वाले बयान से विवादों में रहे इमरान मसूद वक्फ कानून पर भी खूब मुखर हैं। संसद से लेकर जंतर मंतर तक कांग्रेस का झंडा भी बुलंद करते दिखे हैं। वहीं अब इस बयान पर सवाल यह है कि आखिर किस इलाज की बात कर रहे हैं इमरान? आखिर इमरान का इरादा क्या है? असदुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, उसने एक बार एक जलसे में कहा था कि हम 15 मिनट में इलाज कर देंगे। पुलिस हट जाए, सेना हट जाए देश से, तो हम हिंदुओं का 15 मिनट में इलाज कर देंगे। इमरान 15 मिनट तक नहीं गए, 15 चक्कू 60 वो 1 घंटे पे चले गए, बोले हम 1 घंटे में हम भी इलाज कर देंगे। अब ये कंपटीशन नहीं तो क्या है? ये क्या काम है कि ये नहीं बोल दिया कि हम 5 ही मिनट में इलाज कर देंगे? तो फिर ये अकबरुद्दीन से भी आगे चले जाते कांग्रेस के सांसद। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, ऋचा जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा भाई हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर एसके दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दुबे जी का बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष भाई का बहुत स्वागत। मनीष जी, मुझे लग रहा कंपटीशन बड़ा एक शब्द है कैड़ा, कैड़ा हो गया, कड़ा। और अभी तक का जो मैं अंक तालिका देख रहा हूं इस कंपटीशन की, उसमें ममता दीदी सबसे आगे दौड़ रही हैं। अभी तक उनको कोई नहीं छू पा रहा, ना कांग्रेस में इमरान प्रतापगढ़ी, न मसूद, न अखिलेश यादव, न तेजस्वी यादव, न स्टालिन। इस वक्फ वाले मामले में ममता जी सबसे आगे निकल रही हैं। क्या ममता जी से आगे निकलने की होड़ में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि हम 1 घंटा में इलाज बांध देंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी, लेकिन ममता बनर्जी जी का चुनाव सबसे नजदीक है, तो सबसे ज्यादा स्पीड में वो है, क्योंकि उन्हें सबसे जल्दी चुनाव में जाना है। लेकिन आज आप देखिए कि जो संविधान की दुहाई देते थे, वो संविधान की कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं, किस तरीके का बयान दे रहे हैं। आ जाएंगे तो 1 घंटे में पलट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या भाजपा शासित राज्यों ने जब ये बिल लाए थे मंदिरों के लिए, उसके लिए भाजपा शासित राज्यों ने ऐसा बयान दिया था कि कोई भी चेंज उसमें नहीं हो सकता जो पुरानी प्रॉपर्टी है। देश का संविधान है, आपको उसको मानना पड़ेगा। इस तरीके के बयानों से आप सिर्फ जनता को थोड़े समय के लिए आंदोलित कर सकते हैं। क्या सीएए पे ऐसे बयान नहीं दिए गए? 370 पे ऐसे बयान नहीं दिए गए? आज उमर अब्दुल्ला जी आराम से कॉफी पी रहे हैं और कश्मीर में घूम रहे हैं और बाग में घूमने की फोटो डाल रहे हैं। आज वो कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई खून की नदियां नहीं बह रही हैं, शासन का मजा ले रहे हैं। तो जनता को आज ये देखना चाहिए कि जो लोग खून की नदियां बहा रहे थे जम्मू कश्मीर में, आज वो किरण रिजिजू के संग गार्डन में घूम रहे हैं और उस फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जी ठीक बात। राज भाई,
कंपटीशन है क्या? तेजस्वी ने कहा हम कूड़े में फेंक देंगे, ममता जी ने मुर्शिदाबाद में प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। अब वैसा तो कोई दूसरा नहीं कर सकता, उन्होंने तो कर ही दिया। स्थिति क्या हो गई वो सब देख ही रहे, जान ही रहे। क्या इसीलिए कांग्रेस में भी थोड़ा पुरानी कढ़ी में उबाल आता है ना, जैसे बासी कढ़ी में उबाल, उस टाइप का मामला आया। बोले भाई इमरान मसूद तुम्हारा रिकॉर्ड मजबूत है, तुम बोटी बोटी का भी एक बार कर चुके हो, बोटी बोटी फेम के आदमी हो, तुम जाओ। तो उनने कह दिया कि 1 घंटे में इलाज बांध देंगे जिस दिन हुकूमत में आए। किसका इलाज बंधेगा और कैसे बंधेगा? आयुर्वेदिक होगा, होम्योपैथिक होगा, एलोपैथिक होगा? राज भाई नहीं, मैं पहले तो एक चीज बता दूं कि इस बार दो ही लोगों में होड़ लगी हुई है, एक मीडिया में और एक नेताओं में, कि कौन किसकी बात को लेके आगे चल जाए। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपसे अच्छा पत्रकार मेरी नजर में कोई नहीं है, हालांकि मैं कोई सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी नहीं हूँ। बस मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी बात को क्लियर करा, उन्होंने अपनी बात को, इमरान, मैं उनकी बात को कोई मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ उनके शब्दों, लेकिन मैंने भी उनको सुना, तो उन्होंने कहा भाई रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट कहा था कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी, तो मैं ये मानता हूं सरकार वोट से आती है तो उसमें गुंडाई का कोई मतलब नहीं। सरकार आएगी, सरकार में नेचुरली सब लोग बदलना चाहेंगे। जैसे अभी मुझे कोई डिस्कस चल रहा था, हमारा तो 23-24 शायद मुस्लिम सांसद है टोटल, शायद, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, और शायद 233, 33, 34 ने उसके वक्फ कानून के खिलाफत में वोट दिया था, तो बाकी तो सब हिंदू हैं और भी होंगे धर्म। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि वक्फ के खिलाफ सिर्फ मुस्लिम कर रहा है। और मैं एक और बात कह रहा हूं, मैं अभी सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, मैं तो दिल की बात कह देता हूं भाई, प्रधानमंत्री जी अभी कह रहे थे ये विपक्ष नहीं चाहता कि मुस्लिम का बच्चा पंचर लगाने से ना हटे। सोचो, अच्छी बात है, आप सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं, वो बात लगे नीचे नीचे विनाश कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों का भी तो सोच लो, जिनके बच्चों के नाम पे आए थे वो भी सोच लो थोड़ा सा। आज से पहले कभी नहीं कहा प्रधानमंत्री, गलत है क्या? वक्फ कानून में इतनी बहस होना जरूरी थी क्या? और विपक्ष है, विपक्ष को जो पसंद नहीं आएगा वो बोलेगा, आपको मेरी बात नहीं होगी, अभी आप भी मेरी बात को काटोगे कि ये बात गलत है आपकी, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा ना। तो मैं नहीं समझता कि इमरान मसूद जी ने कोई गुंडई में कहा, उन्होंने गुंडई में नहीं कहा, वो सांसद हैं, उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी, एक बात होती है, हम भी लोगों को कहते हैं चलो राज भाई सरकारी आएंगे तो जी ठीक बात है। मैं दुबे जी के पास चलूँ, उससे पहले एक अपनी समझ की बात कहता हूँ। राज भाई ने जो कहा वो सिर माथे, लेकिन जो मैं समझता हूँ, मंच पे तो कहा रंगबाजी में, हमारे यहाँ एक शब्द है रंगबाजी, मैं गुंडई शब्द इस्तेमाल नहीं करूँ, रंगबाजी भौकाल में, क्या कॉलर टाइट करके, क्या फिर जब मैं समझ में आया चाय पी होगी तो लगा होगा गुरु ये तो फंस गए, ज्यादा बोल गए। उस वक्त तो नेता मंच पर हो और माइक सामने हो, गले माला पड़ी हो, तो नेता को रोक सकता है? बिना ब्रेक की गाड़ी होती फिर तो नेता। और राज भाई कहे आपने इनकी तरफदारी की कि नहीं उनने ऐसा नहीं कहा, वो नेता, वो तो ये तक कह चुके एक बार बिना माइक के, माइक नहीं था तब उनके पास, आपकी तो माइक था, बोले बोटी बोटी काट दूंगा नरेंद्र मोदी की, बोटी बोटी यहां आएगा तो क्या? ये छोटे आदमी नहीं है, इनके बारे में गलतफहमी न रखना भैया राज भाई, ये बोटी बोटी फेम के हैं। वो तो बाद में जब बड़े बूढ़ों ने इनको डांट डपट की होगी तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं तो संविधान और दिस और दैट कानून ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो लीपा पोती जिसको बोलते हैं ना, बाद की है। उस वक्त तो कॉलर चौड़ा था भाई का, भौकाली बिल्कुल अंदाज था। दुबे जी ये समझ में नहीं पा रहा कि तमाम राज्य सरकारें कह रही हैं कि हमारे यहाँ लागू नहीं, हम नहीं लागू होने देंगे, और जो सरकारों में नहीं है दल वो कह रहे हैं कि जब कभी हम आएंगे तो हम नहीं लागू होने देंगे। क्या संसद के द्वारा पारित कानून अलग अलग राज्य की देहरी पर जाके चिरौरी करेगा कि हमको लागू हो जाने दो? दो जी, जब 370 संसद ने हटा दिया, एक मिनट रुक जाओ, 370 हटा दिया तो अकबरुद्दीन और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सब पर लागू हो गया कि नहीं हो गया? सपा पर भी लागू हो गया? नहीं हो गया?
मैं तो देश में पहली बार सुन रहा हूं कि हर आदमी अपनी अपनी अलग छेड़े तान करे, जी हम लागू नहीं होने देंगे। कैसे नहीं लागू होने देंगे? क्या किसी राज्य को संविधान इतनी शक्ति देता है कि वो केंद्रीय कानून को निरस्त कर दे? अपना आयकर कानून बनाएंगे, अपना डाक विभाग को खोलेंगे, कल को अपना पासपोर्ट भी इशू करेंगे। बोले सपा वाले अपना पासपोर्ट देंगे, बसपा वाले अपना और आरजेडी वाले अपना। दुबे जी नहीं, बोले जी। देखिए, इसमें कैसा है कि जो लोकसभा से पास हो जाएगा, जहां तक मेरी जानकारी है, तो निश्चित तौर पे एक कानून बन जाता है। उसको तो मानना ही पड़ता है। ठीक है, कुछ सरकारें जब वो सत्ता में होती हैं कह सकती हैं कि भाई जब तक हम हैं तब तक नहीं, या हम आएंगे तब नहीं होगा। लेकिन अंतोगत्वा उस चीज को मानना ही पड़ता है जो लोकसभा, क्योंकि लोकसभा से पास किया हुआ कोई भी बिल निश्चित तौर पर वो हमारे लिए सर्वमान्य है और मानना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी ममता बनर्जी का मुद्दा हो या स्टालिन का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, अभी आप देखो कर्नाटका का भी मुद्दा है। आज कल मैं पेपर में पढ़ रहा था, 79 समथिंग रिजर्वेशन चला गया है, तो उस अभी कोर्ट में वो केस जाएगा, कोर्ट उसको बोलेगा। तो कहने का मतलब तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, तो ये अपने अपने तरीके से चला सकते हैं। चलाया है, कई जगह ऐसा है कि उन्होंने अपने अपनी तरीके से चलाया है। तो ये तो भविष्य की बात है कि कौन क्या करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर इतना तो फैक्ट है कि जो कानून संसद से पास हो गया अब वो हमें मानना चाहिए। और हम दुबे जी, मेरा निवेदन सिर्फ ये है, मेरा निवेदन यही है दुबे जी, एक मिनट, कि जो भी मुख्य राज्यों के मुख्यमंत्री मंच पर माइक पर ये बोल रहे हैं कि हम लोड ना लो, हम लागू नहीं होने देंगे, वो झूठ बोल रहे हैं, ये तो तय है। तो ये कहा जाना चाहिए कि जो भी मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, अपने हैसियत से आगे जाके बोल रहे हैं, ये तो मानना होगा। नहीं, अगर वो स्टेट में, देखिए संविधान इतना हमने गौर से पढ़ा नहीं है, थोड़ी थोड़ी बारीकी से अगर पढ़ा जाए तब उसकी जानकारी ज्यादा रहती है। लेकिन इतना जितना पढ़ा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि निश्चित तौर पर संसद से पास हुआ कानून सर्वमान्य होता है। हाँ, स्टेट में जो जिनकी सरकारें हैं वो चाहे उसको लंबा कर सकती हैं, इतना जरूर है। नहीं दुबे जी, एक बात बता के फिर मैं ऋचा सिंह के पास जाऊंगा। ठीक दुबे जी, एक मिनट, ठीक, मैं एक ऐसी बात बता दूंगा, उसके बाद इस बहस में कुछ बच्चे गए नहीं मुख्यमंत्रियों की। जिस बात पर ममता दीदी ने कहा सीए जब लागू हुआ, उन्होंने बंगला में कहा कि चिंता ना करना, जब तक तुम्हारी दीदी है सीए बंगाल के बाहर खड़ा रहेगा। क्या लोगों ने दीदी भरोसा कर लिया, सीए अंदर आ गया, अंदर आके खाना पीना खा के नहा धो सो गया बंगाल में, क्या फलने फूलने लगा, दीदी चुप हो गई। बंगाल में 100 लोगों को, मेरी जानकारी चेक करा लीजिए, 100 लोगों को सीए कानून के तहत नागरिकता अवार्ड हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दुबे जी, ये जनता को मूर्ख बनाने का धंधा क्यों नहीं बंद होता? क्यों बोला जब आपके बस का नहीं था कि हम लागू नहीं होने देंगे सीए, डोंडा से मारेंगे, डोंडा से। क्या 100 लोगों को अब तक नागरिकता मिल चुकी है भैया, इतनी नागरिकता यूपी में नहीं मिली होगी। इसलिए मैंने कहा कि जनता को बरगलाओ नहीं, जो काम कर सकते हो वही बोलो। अब मान लो कल को कोई मुख्यमंत्री कह दे कि चिंता नहीं करो हम अपना पासपोर्ट जारी करेंगे, तो नहीं कर सकता ना। कोई मुख्यमंत्री कह दे चिंता ना करो हम अपनी आर्मी बनाएंगे, तो नहीं बना सकता। पुलिस बनाकर भर्ती कर सकते हो, आर्मी थोड़ी भर्ती करने लगोगे यार राज्य में। डॉक्टर ऋचा सिंह, वक्फ का मामला तो तूल ही पकड़ता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा की खबरें भी आ रही हैं, बंगाल उसमें अग्रणी है, मुर्शिदाबाद की स्थिति सबके सामने है। और अभी भी जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जमीयत उलेमाए हिंद है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, विरोध रुकना नहीं चाहिए और विरोध और तेज होना चाहिए। दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री भी की टिप्पणी भी आई कि वक्फ कानून में संशोधन क्यों जरूरी था, नया वक्फ कानून क्यों जरूरी था। 2013 में वो स्थिति पैदा कर दी गई कि वो संविधान को लांघ कर आगे चला गया वक्फ। तो क्या मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त का सबसे बड़ा युद्ध
राजनीतिक और सामाजिक युद्ध इस वक्फ के मसले पर हो जाएगा क्या ऋचा सिंह? क्योंकि सारी पार्टियां अपनी अपनी पोजीशनिंग ले रही हैं। कांग्रेस ने कह दिया कि हम अभी तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जब सरकार में आएंगे तो घंटे भर में इसको फेंक देंगे। आदरणीय अमिताभ सर, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। सबसे पहले उनको नमन करते हुए उन्हीं के संविधान से शुरू करने की जरूरत है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के दिए हुए संविधान को अपमानित करती है बार बार। चाहे राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर बैठकर अपमानित करते हो या फिर कांग्रेस पार्टी के सांसद खुली जो है सड़कों पर संविधान की प्रतियां तो लहराते हैं, लेकिन उसी संवैधानिक प्रक्रियाओं से संसद के द्वारा जो पारित किया गया कानून है उसको सड़कों पर खड़े होकर चुनौती देने का काम करते हैं। और ये राष्ट्र की अस्मिता को ललकारने जैसा है और संविधान की आत्मा को ललकारने जैसा है। और इनके इन्हीं भड़काऊ भाषणों और हिंसात्मक प्रवृत्ति का परिणाम है कि मुर्शिदाबाद में हजारों हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, बाप बेटों की घसीट कर हत्या कर दी जा रही है, हिंदुओं के पानी पीने वाले स्थान में जहर डाल दिया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करने की जरूरत भी नहीं समझते हैं, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे हो चुके हैं। रही बात संविधान की और संसद द्वारा पारित कानून की, तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि संविधान में प्रक्रिया के अनुसार संसद के दोनों सदनों से बहुमत के आधार पर जो पारित हुआ है, जिसपे राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है और जो देश का बाध्यकारी कानून बन चुका है, वो इनकी इच्छा के अनुसार लागू नहीं होता है। ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, लेकिन इनको चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, इस देश को हिंसा की आग में ढकेलना है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि अभी कोई आसपास चुनाव नहीं है, अभी ये सत्ता और सरकार में आने नहीं जा रहे हैं, और अगर सत्ता और सरकार में आ भी जाते हैं तो इस देश में शरिया नहीं लागू है, इस देश में संविधान लागू है। और ऐसी कोई प्रक्रिया संविधान में नहीं दी गई है जिसमें 1 घंटे के भीतर ये किसी भी कानून को पलट सके। इनको सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करना है, इस देश के मुसलमानों को भड़काना है, हिंसा करानी है, और उसी का परिणाम है मुर्शिदाबाद में जो देखने को मिल रहा है। अन्य जगहों पर भी इस देश में इन्होंने जो रिफॉर्म को रिवोल्ट बना लिया है, जब सुधार होते हैं तो यहाँ पर उनको स्वीकारने के स्थान पर ये विद्रोह करने की स्थिति बनाते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लेकिन जनता को समझ में आ रहा है, और वही बात है कि ना तो इनकी सरकार आएगी, ना शरिया कानून लागू होंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कह दिया है कि वक्फ का कानून तो इस देश के संविधान की आत्मा के अनुसार अब बनेगा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी होगा, आम जनमानस के लिए होगा, और अगर इसका सही इस्तेमाल किया गया होता तो अब्दुल को पंचर नहीं बनाना होता, और मुस्लिम महिलाओं को, उनके बच्चों को, गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल रहा होता। तो इनका हक छीनने की कोशिश कर रही है। ठीक बात ऋचा जी। मनीष अग्रवाल, प्रधानमंत्री आज कांग्रेस पर बहुत आक्रामक थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं बना देती, लोकसभा में 50% टिकट दे दे। अगर कांग्रेस ये बता रही कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े चैंपियन हैं मुस्लिम कॉज के, तो फिर उसको अपना अध्यक्ष मुसलमान कर देना चाहिए और 50% टिकट दे देने चाहिए मुसलमानों को। मनीष जी, मुझे लग रहा है कि अब भाजपा भी विपक्ष के दलों को इस पर घेर रही है कि भाई अगर आप चैंपियन हैं तो चैंपियन जैसा कुछ करके दिखाओ। आपस में तो वहां लड़ाई हो रही है मुस्लिम कॉज को लेकर इंडिया गठबंधन में। भाजपा भी उसमें अब आ गई कि कांग्रेस से पूछो कि अगर आप इतने खैरख्वाह हो और सबसे बड़े खैरख्वाह हो तो खड़गे जी की जगह फिर किसी मुस्लिम को ये अवसर दो। मनीष जी। अमिताभ जी, भाजपा अब अपनी पिच पे खेल रही है और विपक्ष से उम्मीद कर रही है कि तुम भी आके इस पे खेलो, क्योंकि सारा विपक्ष जो है मुस्लिम वोट के लिए लड़ रहा है। भाजपा को यह मालूम है कि जितना ये वोट विघटित होगा उतना भाजपा के लिए फायदा होगा। आप देखिए मुर्शिदाबाद पे हिंसा होती है, समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे, कांग्रेस के भी बैठे, कोई 2 शब्द नहीं बोलता हिंदुओं के लिए। वहां पे कोई चेक देने नहीं जा रहा, कोई मिलने नहीं जा रहा,
कोई डेलीगेशन रास्ते में नहीं है जिसे रोका जा रहा हो कि तुम्हें वहां नहीं जाना है, वहां संवेदना प्रकट नहीं करनी है। क्यों नहीं जा रहे? एलओपी जो है इस देश के एलओपी है, किसी भी जनता को परेशानी होती है, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं। अगर मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है तो उसे खुल के कंडेम तो कम से कम करना चाहिए। जो भी पीड़ित है उसके संग खड़े होना चाहिए। जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार की संवेदना के लिए 2 शब्द बोलने चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोलना चाह रहा। कांग्रेस के संग मुश्किल क्या है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने मुस्लिम वोट पे बड़े अच्छे से कब्जा कर रखा है। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी है, यूपी में समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आगे उभरने के लिए उस होड़ में तो है, लेकिन जब वह बिल पे डिस्कशन आता है तो कांग्रेस पीछे हो जाती है क्योंकि बिल्कुल खुल के सामने नहीं आना चाहती। आज प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के जरिए यही कहना चाहते थे कि अगर आप उनके सच्चे समर्थक हो तो आपको खुल के आना चाहिए। आपको यह बताना चाहिए कि क्या कल को कांग्रेस कभी ऐसा कर सकती है कि इस देश का प्रधानमंत्री गांधी परिवार के अलावा भी कोई मुस्लिम हो सकता है। ऐसी चीजें आपको बोलने में कौन परहेज कर रहा है? ठीक है मनीष भाई, मैं दुबे जी के पास चलूंगा। एक बात मेरे जहन में आती है, दुबे जी, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसकी निंदा होनी चाहिए थी कि नहीं? वहां हिंदू पलायन कर रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी संपत्ति नष्ट की जा रही है, बाजार लूटे जा रहे हैं, आगजनी हो रही है, रेलवे ट्रैक अस्त व्यस्त किए जा रहे हैं। इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए दुबे जी? देखिए, लेकिन ऐसा कोई मंजर, ऐसा कोई भावना मुझे सपा के अंदर तो प्रेरित होती दिख नहीं रही कि भविष्य में भी आप कभी निंदा करेंगे। नहीं, निंदा करने वाली बात कहाँ? ये तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ ना कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी जात धर्म के लोग के हिंदुस्तान, ये देखो, ये जलेबी वाली निंदा है भैया। दंगा फसाद होता है, निश्चित वो घटना पर दुबे जी आप आदमी अच्छे हो, लेकिन ये निंदा जलेबी वाली है, वो नहीं होना चाहिए इसको। नहीं होना दुबे जी, तो अरे रुको भैया, डॉक्टर साहब एक मिनट रुको। आप आदमी अच्छे हो, लेकिन ये जलेबी का टाइम नहीं। जलेबी और कचौड़ी तो सुबह नाश्ते में खाई जाती हैं। अब तो 5 साढ़े 5 बज गया शाम का, 5 बज गए, इस वक्त तो भूजा खाते हैं लोग। सुन लो, रुको भाई, आप ही जलेबी ना बनाओ। मैं बता दे रहा हूं आपको क्या बोलना, ज्यादा सीधा सपाट बात। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रही है, हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, समाजवादी पार्टी उस हिंसा की निंदा करती है और राज्य प्रशासन उस हिंसा को कंट्रोल करने में असफल रहा, इस बात को भी दोहराती है समाजवादी पार्टी। ये बोल दो, बात खत्म हो जाए, गंगा नहाओ। नहीं तो आप हमसे, हम अपने हिसाब से बोलेंगे जो सबको समाहित हो, सबके लिए हो। हम आपके तरीके से कैसे बोल देंगे भाई? हमें आप ये बताएं। हम तो ये चाहते हैं सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं, किसी के भी साथ हो, कोई घटना नहीं घटनी चाहिए। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, इस तरीके की कहीं भी घटना, दुबे जी वो तो बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है दुबे जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। ये समाजवादी राज भाई पास चलूंगा। मैं दुबे जी मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा घेराव नहीं करूंगा उनका। लेकिन एक बात ज़रूर कहूंगा कि जो दुबे जी कह रहे हैं ना, जैसे सत्यनारायण कथा होती है ना राज भैया, तो जब 5 अध्याय हो जाते हैं और घंटी बजे तो फिर आरती हो गई, सब हो गया। पंजीरी बटने से पहले पंडित जी खड़े होते, कहते हैं दोनों हाथ ऊपर उठाओ, सत्य की जय हो, असत्य का नाश हो, अधर्म की जय का नाश हो, धर्म की जय हो। क्या दुबे जी ने वैसे ही नारा लगवा दिया, बोले अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। बोले कर लो बात। क्या मसला था? विषय है बंगाल का, विषय है मुर्शिदाबाद का, विषय है ममता बनर्जी का, उनके मंत्रियों का, जो खुलेआम हिंसा को भड़काने वाले वक्तव्य दे रहे। तो दुबे जी ने क्या कहा? प्राणियों में सद्भाव हो, ठंडी हवा चले, क्या पौधों में अच्छे फूल लगे, कोयल बोले, खरगोश खेले। वाह! अब बोले भाई हम तो ऐसे बोलेंगे, कोयल बोले, खरगोश खेले, आम पे बौर लगे। वाह 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 वाह, क्या छायावादी प्रक्रिया। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ममता जी चिंगारी का खेल बुरा होता है, ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। जनता देखती है महाराज। इसी के पलट एक बात कह के राज साहब पास आता हूं।
अगर ऐसा किसी मुस्लिम इलाके में हो रहा होता कि 500-700 मुसलमान परिवार पलायन कर रहे होते और वो दृश्य आ रहे होते, तो सपा, और मैं दावे से कह रहा हूं राज बाबू, सपा और कांग्रेस में मारपीट हो जाती आगे निकलने के लिए कि कौन तीखी प्रतिक्रिया देगा। क्या आग लगा दूंगा टाइप, टंगड़ी मार मार गिराते एक दूसरे को और आगे निकलते, नहीं हाहाकार मचा देते देश में। अब करें ने ठीक है, हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए, प्राणियों में सद्भाव हो, है अहिंसा परमो धर्म। राज भाई नहीं, इस मासूमियत पर कौन कुर्बान नहीं हो जाएगा। राज भाई संकोच क्यों हो है मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है उस पर बोलने में? अब मेरी बात सुनिए ना। अब एक और बात है, आप सबसे अच्छे लगते हो, लेकिन कभी कभी आप पे अमित शाह जी की और मोदी जी की आत्मा आ जाती है। चलो इसके बारे में कभी और बात करूंगा, मगर मैं एक बात महाराज चलो ठीक है, ठीक है, हाँ आप अपनी बात करो जी। क्षमा भी कहता हूँ, अगर बुरी लगे तो उसे फेंक देना। ये बुरी कभी काहे कभी लगेगी? मुझे लगा आपके साथ मेरा अधिकार है आपके सामने ही कहने का, किसी और से नहीं। मगर मैं एक आत्माएं बात भ्रमणशील कहता हूं, रहती हैं। हाँ कोई भी, हाँ वो निकल जाती है तो फिर आप सही रहते हो। तो एक और बात बता रहा हूं कि किसी भी सांसद को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसे कोई भी आंदोलन, सांप्रदायिक दंगे, शॉर्ट आंदोलन नहीं, उसको भड़काने का अधिकार नहीं है। अगर वह हिंदू मारे जा रहे, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। अगर कहीं मुसलमान मारा जा रहा, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। निंदा करने पे हमें संकोच कतई नहीं होना चाहिए। ये मेरा सोचना है। मैं इस देश का प्रोडक्टिव सिटीजन, मैंने इस देश के लिए अपनी एक उम्र बिताई है, तो मैं कभी गलत नहीं कह सकता। और दुबे भाई कोई नहीं, अरे दुश्मन का भी अगर मौत हो रही होती है तो हम अपने बच्चे की शादी में ढोल नहीं पड़ते। हिंदू मारा जा रहा, वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। सिख मारा जाए, वो भी बर्दाश्त ना हो। मुस्लिम मारा जाए, वो भी बर्दाश्त ना हो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो चार, पहले कहते थे ना, 4 पिलर होते हैं हमारे देश को चलाने वाले, मैं उन्हें कहता हूं 4 ऑर्गन। चारों की चारों ऑर्गन देश को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे मुझे दुख पहुंचा, कब वो अब्दुल, अभी किसका लिया कि अब्दुल का लड़का पंचर में, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अरे उस लड़के की भी तो सोचो जिससे आपने पहली बार वोट देने को कहा था और उसने कहा था कि तुझे रोजगार मिलेगा। उसकी बात नहीं करेंगे आप वकफ में बोलने का टाइम है मेरे देश के, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री के पास ये वकफ के बारे में बात करने का टाइम है। क्यों ऐसा क्यों है भाई? क्या बात है हम में? खोलिए, आपने मेडिकल कॉलेज खोले तो वहां फैकल्टी पूरी करिए। नहीं, लेकिन राज भाई जब सारे विपक्षी दल वक्फ पे बोल रहे हैं तो वक्फ पे तो बात करनी पड़ेगी ना। नहीं दादा एक सेकंड बाद आपका जवाब दूंगा। जी बिल्कुल। 5000 दुकानें शराब की बढ़ा दी उत्तर प्रदेश में। मैं अपनी कॉलोनी से निकला, किसी ने कहा बाईं तरफ दुकान खुल गई है। शर्म नहीं आ रही? 100 करोड़ हिंदू के बच्चों को शराबी बनाओगे और सनातन धर्म के गुण गाते हो। अब्दुल के बच्चे की चिंता है, राज शर्मा के बच्चे की चिंता नहीं है। अरे डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो भैया। अमिताभ दादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं देश के लिए और देश के नौनिहालों के लिए जीना पसंद करता हूं। कहां ले जा रहे हैं देश को? ठीक, आज मैं अपने किरदार को बेच रहा हूं, हम 500 अपने किरदार को बेचने में लगे हैं। ठीक है राज भाई, ठीक, अब रुकना होगा। मैं ऋचा सिंह के पास राज भाई रुकना होगा। ये कहना बहुत सरल होता है और ये बेसिकली एक तरीके का छल है, ऋचा आ रहा हूं बस, जो किया जाता है, राजनीतिक दल करते हैं। क्या हम बोलेंगे अब्दुल के लिए, हम बोलेंगे मस्जिद के लिए, हम बोलेंगे वक्फ के लिए, हम बोलेंगे 1 घंटे में इलाज बांध देंगे, हम बोलेंगे 15 मिनट में हिंदुस्तान साफ कर देंगे। तुम किस पे बोलोगे? तुम मनरेगा बोलोगे केवल। तुम्हें मेरी कसम मनरेगा से बाहर नहीं जाना है। तुम रबी की फसल पर बोलोगे, खरीफ पर बोलोगे, और हम अटारी खड़े होकर चिल्लाएंगे इस्लाम खतरे में है। बोलो लेकिन तुम नहीं बोल सकते। और क्यों? उनने अपना रजिस्ट्रेशन एनजीओ में कराया है क्या? वो भी पॉलिटिकल पार्टी है भाई। आप तो जो गर्म टॉपिक होगा उस पर फिल्म बनाओगे,
और उनसे कह रहे तुम सत्यनारायण कथा पे फिल्म बनाओ, तुम इसके आगे नहीं जाओ। क्यों भैया? आप सुलगती चट्टान, धधकती बारूद, गुलाबी रातें, काले दिन पर फिल्म बनाओगे और उनसे कह रहे तुम सत्यनारायण कथा बनाओ बार बार। क्या जब बात है, ममता जी को बताओ ना रोजगार पर बोले तो दूसरा भी जवाब रोजगार पर देगा। तेजस्वी बाबू को बताओ, अखिलेश जी को बताओ। जब कहा यह जाएगा कि कांशी राम कहीं देश भर में चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, हमने कृपा की इसलिए जिता दिया, उनको सांसद बना दिया, तो इस पर दूसरे लोग रिएक्ट नहीं करेंगे? करेंगे ना। फिर धैर्य की मचेगी कि नहीं मचेगी? मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा हो सकता, क्षमा करिए, जो अर्ध सत्य और अनुकूल सत्य पर जाएं। पहले रामजीलाल सुमन ने कहा राणा सांगा गद्दार है और तुम उस गद्दार की औलाद हो, सारे हिंदुओं से कहा। फिर जब उसका रिटेलिएशन हुआ, उस पर क्रिया की प्रतिक्रिया हुई देश में, तो अब कांग्रेस सपा सब लोग क्या कह रहे हो? अब ये बातें करने की मनरेगा का कार्ड नहीं बता रहे हो कितने बने। इस केस को फरियाद नहीं फरियाए, कोई भी एरा गेरा किसी भी महानायक पर कुछ भी बोल के निकल जाए और फिर द्विवेदी अचानक से खड़े हो जाएंगे और कहेंगे नहीं ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। ये बताओ अंगूर की खेती का क्या हाल है, उस पर बोलो। रामजीलाल राणा सांगा को गद्दार बताएंगे और ऋचा सिंह से आप कहोगे तुम अंगूर की खेती बोलोगी केवल, क्या नहीं चलेगा? ऐसा कोई मानेगा? द्विवेदी नहीं मानेगा। आप अपने मन की खुशी के लिए ऐसा बोल सकते हैं, राज भाई बोल सकते हैं, लेकिन कोई क्यों मानेगा? जो एजेंडा आप बनाए हो, आप सोचो हमें उस पर खेले, ये संभव नहीं। जब आप ये कहोगे कि कानून लागू नहीं होने देंगे, तो सरकार की पार्टी ये बोलेगी ना कि कानून लागू करके रहेंगे, नहीं बोले। वो ये बताया कि लड़कियों को कितनी साइकिल दी और कितने लैपटॉप दिए, बोले तुमको इसके अलावा कुछ नहीं बताना ना, तुम्हें मेरी कसम, राजनीति के लिए हम लोग हैं, तुम बोले तुम मुमुक्ष आश्रम में संन्यास ले लो बाल मुड़वा के। राज भैया ऐसा नहीं होता, क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। ऋचा जी, फिर वही बात आके खड़ी होती है कि वक्फ पर मुझे लग रहा है कि शाहवानों के समय जितनी उग्रता थी, वक्फ पर उससे भी ज्यादा उग्रता मुझे दिख रही है। और उस उग्रता को बनाए रखने और आग में और लकड़ी और गुग्गल और देसी घी डाल, हवन सामग्री डालते रहो ताकि आग ठंडी ना हो, धड़कती रहे। मैं देख रहा हूं ये तो स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। मैंने 35-40 साल में इतना बड़ा मुस्लिम लोगों को सड़क पर उतारने के इतने बड़े एक्शन प्लान को कभी नहीं देखा जितना मैं वक्फ पर देख रहा हूं। मैं अरशद बंदी, अरे महमूद बंदी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इस विरोध को ठंडा नहीं होने देना और तेज करना है। ऋचा सिंह। आदरणीय अमिताभ सर, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति के लिए लगातार हिंसात्मक और भड़काऊ भाषण देने का काम करती है और आज भी ये यही प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को भड़काया जाए। लेकिन वक्फ का जो नया कानून आया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से आम मुसलमान, गरीब मुसलमान की और गरीब मुसलमान महिलाओं की बात की है, इस देश के मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा जो दबा कुचला और शोषित था, वो इसका स्वागत कर रहा है। लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और कुछ जो है रेडिकल्स के द्वारा इसके ऊपर भ्रांति फैलाकर मुसलमानों को ये बताने का कोशिश की जा रही है कि ये कोई धार्मिक मामला है, जबकि ये कतई धार्मिक मामला नहीं है। ये जो है जमीन के रखरखाव से और ट्रस्ट संबंधी मामला है, उनको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। आम मुसलमान इस वक्फ के कानून का स्वागत कर रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा शिकार वो ही बना है। जब जमीनों को हड़प लिया जाता है तो उसका असर सिर्फ हिंदुओं को पर ही नहीं पड़ता, सिखों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि मुसलमानों पर भी पड़ता है।
लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अभी अपने वक्तव्य में कह रहे थे, आप देखिए कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में इतनी बड़ी व्यापक स्तर पर हिंसा की जा रही है वक्फ के नाम पर, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और विशेष रूप से अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करें जो हर घंटे में एक ट्वीट करती है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कुंभ चल रहा था तो चील की तरीके से मंडरा रहे थे ट्वीट करने के लिए। आज जब हजारों हिंदुओं के ऊपर हिंसा और पलायन की जा रही है तो ये एक ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं, ये एक वक्तव्य नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करनी है। अभी जो है राज शर्मा जी कह रहे थे कि सबका जो है अब्दुल की बात क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो सबका साथ और सबके विकास की राजनीति करते हैं, और आपको याद होगा सर कि जब 3 तलाक का सुन लीजिए राज शर्मा जी, जब 3 तलाक का कानून आया था, 3 तलाक का कानून आया था, तो भी आप इसी तरीके से मुस्लिम महिलाओं के विरोध में खड़े हो गए थे, क्योंकि आप मुस्लिम महिलाओं को अपमान की स्थिति में बनाए रखना चाहते थे। आप उस दोनों को दिखाइए, ऋचा जी को, राज जी को। प्रधानमंत्री मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को 3 तलाक के कानून से क्या बोलने की जरूरत है? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों चिंता हो रही है? आपने यही सवाल किया था जब 3 तलाक का कानून आया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका 3 तलाक की बात छोड़िए आप, पहले आप ये बताइए आपने जिसके नाम पे आप सरकार लाए आपने उनके लिए क्या करा, क्या करा? अच्छा आपने बताइए, आप झूठ बोलो, देश को बर्बाद करने की साजिश, और मैं यहाँ प्रचार करने दूंगा आप एक बात बताइए, आप तो 2014 पहले आप तो 3 तलाक के कानून का भी विरोध कर रहे थे, 2014 पहले क्या ये सांप और बिट्टू का देश था? आप उतना बोली, आप लोगों को बस 370 इमरजेंसी, भाई यही 2-4 बातें। अरे देश में और की बातें। मुस्लिम महिलाओं, एक और बात, आप क्यों चाहते हो? अच्छा मैं तो एक बात कह रहा हूँ, आप बता दीजिए मुस्लिम खुश होगा, आपको आप क्यों टेंशन लेते हो? आपको टेंशन नहीं लेना है, आप कहाँ उसके भी उत्थान का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार की तरफ से आप बोलती है, सरकार की सरकारी पार्टी की प्रवक्ता हो आप अपने को विपक्ष मत समझो। क्या कह रहा हूँ आपसे, आप अरे भाई आप सत्ताधारी की प्रवक्ता हो। अरे डॉक्टर साहब थोड़ा समझिए, नहीं समझेंगे कैसे वो शोषित बना रहे ताकि उसके साथ की राजनीति की जा सके, इसको आपने लगातार बनाए इसकी लज्जा, अपने आप को सबसे पार्टी कहने वाले के प्रवक्ता हो आप। अगर आप ही ऐसे कर चलोगे कैसे काम चलेगा बताओ, मुझे समझ। अच्छा ये बताइए क्या करा आपने 11 साल में? 5 काम गिनाओ मुझे, 5 काम गिनाओ, 5 काम। अरे आप 5 काम गिना दो, एक यूनिवर्सिटी गिना दो, एक अस्पताल गिना दो, 5,000 शराब की दुकान खोलो, 5,000 शराब की दुकान यूपी में खोल रहे हो, देश भारत के बच्चों को शराबी बनाना चाहते हो। देश का संविधान कहता है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, आप लोगों लेकिन आप बात करेंगे वोट का विरोध करते हैं, इतने पापी हो गए हो आप, कानून का विरोध करते हैं, आप लोगों ने धार्मिक उत्पीड़न करना, धार्मिक उन्माद फैलाना, ये रह गया। इसका जवाब दो। 5,000 दुकानें आप खोल यूपी में, 5,000। आप तो केजरीवाल से मुझसे कहोगे भाई 5,000 दुकानें पूरे उत्तर प्रदेश में एक्स्ट्रा खोल रहे हैं, अरबों रुपया शराब के नाम से कमा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपया आप शराब के नाम पे कमा रहे हो। कौन पिएगा शराब? सनातन पिएगा और कौन पिएगा? अरे मुझे बता दो, अरे मुझे एक बात का जवाब दे दो। 5,000 दुकानें लगभग 5,000 दुकानें आप खोल रहे हो, क्यों खोल रहे हो? क्या जरूरत है आपको शराब की दुकान खोलना? देश के सनातन धर्मियों को बर्बाद करने की साजिश। आज से पहले कभी भी भूत में कभी इतनी शराब की दुकानें नहीं खोली गई। शराब की दुकान खोलो, सनातन धर्म को बात करोगे आप? शर्म नहीं आती आपको? शर्म करिए आप, ये अच्छी बातें नहीं है। ठीक, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मसला ये राज भाई आपको भी, ऋचा जी आपको भी, कांग्रेस को इस पर कड़ा प्रतिवाद कर, ठीक है ऋचा जी, कड़ा प्रतिवाद करने का नैतिक अधिकार तब और मजबूती से हासिल होता अगर कांग्रेस ने अपने द्वारा शासित या इंडिया अलायंस के द्वारा शासित राज्यों में
शराबबंदी लागू कर दी होती, हिमाचल में, वहाँ तमिलनाडु में ममता जी के यहाँ शराबबंदी लागू कर दो, तो लट्ठे लेके उत्तर प्रदेश में उतरो, हम भी साथ हैं। वहां तो चल रहा है चकाचक चखने के साथ, हम वही कह रहे। कोई किसी ने अपनी की 5 शादी राज भाई, अब पड़ोसी की बीवी का देहांत हो गया, उसने कहा मैं दूसरी शादी कर लूं, बोले ना ये गलत काम मत करना ना, पत्नी एक ही ठीक है क्या, अब खुद में घर में 5 हैं, ऐसा काम ठीक नहीं भाई। दूसरे को कहो तो वैसा अपना काम भी करो, आपके पास सरकार है ना, आप करके दिखा दीजिए, टीएमसी से कहिए कि बैन कर दे शराब। लेकिन अंगूर की बेटी वहां अच्छी है, यहां खराबी थोड़ी चलेगा, सब जान ही रही जनता। बिहार छोड़ के, गुजरात छोड़ के कहां बैन हुआ, कहीं नहीं हुआ, सब राज्यों की, सब पार्टियों की सरकार है। खैर, एक छोटा सा सवाल सबसे लूंगा उत्तर, छोटा सा उत्तर दीजिएगा, समय कम है। मनीष भाई आपसे शुरू करता हूं, नया वक्फ कानून धार्मिक मसला है या प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का मसला है? प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का मसला है, लेकिन विपक्ष उसे धार्मिक मसले का शेप दे रहा है। आप उसके रिजल्ट्स तो आने दीजिए, कानून को इम्प्लीमेंट तो होने दीजिए। दुबे जी, ये मसला धर्म का है या प्रॉपर्टी का है? देखिए, अगर कानून के तहत बात की जाए संसद के अनुसार, तो ये संवर्ती सूची में आता है जिसमें ये धार्मिक मसला है। आप पढ़ लेना इसको, अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांग लूंगा। ठीक, राज साहब, धार्मिक मसला है या प्रॉपर्टी का मसला है? प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कैसे हो? मैं तो ये समझता हूँ राजस्व का मसला है, राजस्व विभाग। हाँ, ये जो भी सरकार कर रही है सिर्फ जमीन की खरीद फरोख्त करने के लिए कर रही है, अपने दोस्तों को देने के लिए कर रही है, मतलब धार्मिक नहीं है ना? धार्मिक नहीं है ना? अब मैं व्यक्तिगत रूप से तो मुझे लगता है धर्म क्या है, तो प्रॉपर्टी की बात हो रही तो फिर कम से कम ये तो कहो, धार्मिक नहीं तो मुसलमान घर में जाए, अपना तो व्यवसाय में रुचि रखे। जब धार्मिक नहीं है वो काय को बवाल कर रहे हैं, ये बात ठीक है। ये कांग्रेस अगर अपना स्टैंड बना ले तो बेहतर होगा। डॉक्टर ऋचा सिंह, यही सवाल छोटा सा आपसे, वक्फ का नया कानून, नया संशोधन, वो धार्मिक मसला है, वो मुसलमानों के धर्म में हस्तक्षेप है जैसा प्रचारित किया जा रहा है, या वक्फ की प्रॉपर्टी के नए कानून के तहत प्रबंधन का विषय? आदरणीय अमिताभ सर, कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये कतई एक धार्मिक बोर्ड नहीं है, बल्कि जमीनों के रखरखाव से संबंधित एक ट्रस्ट या बोर्ड है, जिसको बार बार धार्मिक मसले के नाम पर प्रचारित करना ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति को सूट करता है, लेकिन ये कतई धार्मिक मामला नहीं है। ठीक है दो जी, ठीक है, आप जो दिखा रहे हैं उसका भी स्वागत। लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट देखा वक्फ पर, जिसमें यह कहा गया कि ये धार्मिक विषय नहीं है वक्फ बोर्ड, क्या ये विशुद्ध जमीन का मामला है और इसको सरकारी नियमों का पालन होना चाहिए। मैं इसको जब धार्मिक विषय बनाया जाता है ना, तो उसके पीछे एक मंतव्य, एक मंशा झलकती दिखती है, थोड़ी सी खिड़की खोलकर एक मंशा दुबे जी, कि गुरु इसको धार्मिक रंग दे दो, फिर कोई कानून इसके ऊपर लागू नहीं होगा, फिर तो आनंद ही आनंद है, चाहे जहां झोला रख दो वही जमीन हमारी, क्योंकि धर्म से तो डरेंगे लोग, अब वो भी माइनॉरिटी। मैं इसको धार्मिक मामले में हस्तक्षेप मान लेता, राज भाई गंभीर बात कह रहा हूं, इसका सपा बसपा भाजपा कांग्रेस से मतलब नहीं। अगर इस कानून में मस्जिद को भी लपेट लिया गया होता, जो भी जागृत धार्मिक स्थल है मुसलमानों के, मतलब जहां उत्सव रिचुअल्स हो रहे हैं, नमाज या जो भी चीज हो रही है, क्या उनमें यह कानून कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, बात खत्म हो गई। ना मस्जिद में, ना मजार में, ना दरगाह में। दरगाह में शुक्रवार को अगरबत्ती जलती है, जलती रहेगी, बताशा चढ़ता है, चढ़ता रहेगा, चंपा चमेली के जाल चढ़ते हैं, वो चढ़ते रहेंगे, कहीं नहीं लिखा कि नहीं चढ़ेंगे। लेकिन जो अतीक ने
70 एकड़ जमीन वक्फ की कब्जा करके और उस पे अपने महल बना के उनको किराए पे उठा दिया, वो नहीं बचेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस है? क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो सब लोग कि वक्फ वक्फ क्या कानून आ गया? ये कानून है सरल सा। मुश्ताक भाई ने, रहमान भाई ने, इस टाइप जिसने भी वहां झोला रख के जमीन कब्जा की है और उसमें फिर नकाशा लगा रहे हैं, मंडी लगा रहे हैं, गेस्ट हाउस बना दिया, वो नहीं चलेगा। इसमें किसी को ऐतराज है? क्या ये बेहतर नहीं होता कि वक्फ के जितने संस्थान हैं वो एक श्वेत पत्र जारी करते, जमीयत जारी कर दे कि कितने करोड़ लोगों को आपने 75 साल में वक्फ के जरिए जीवन दिया? नहीं ना। ये चिनगारी का खेल बुरा है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, इसको मत खेलिए। और एक आखिरी बात कहता हूं, राज भाई गंभीरता से उसको हृदय से ग्रहण करिएगा। जमीयत उलेमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इंडिया गठबंधन के दल, ये सब लोग मान लो महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना बवाल करेंगे, ठीक है ना, फिर ठंडे हो जाएंगे। कब तक बवाल करो? बवाल करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, कहां तक आएगी? ऐसा ही अगर विरोध नरसिंह राव के समय में हुआ होता राज भाई दुबे जी, क्या बिना किसी से पूछे, बिना किसी जेपीसी को बनाए, बिना किसी मीटिंग को बुलाए, बिना किसी से टेलीफोन पर बात किए सीधे बिल लाके ठोक दिया था पूजा स्थल कानून, उसके खिलाफ देश खड़ा हो गया होता तो क्या हाल हुआ होता सरकार का राज भाई? चुटकी में उड़ जाती सरकार, चुटकी में, क्योंकि वो 100 करोड़ लोगों का मसला था। कितने का? 100 करोड़, 110 करोड़ लोगों का। क्या ना कांग्रेस रहती न सरकार रहती, 100 करोड़ लोग उत्तेजित होते तो कौन भाई का लाल रोक लेता? कानून बना तो सिर झुका के माना गया कि नहीं माना गया? उसके खिलाफ अदालत में गए, लेकिन सड़क पर नहीं आया कोई। ये बात ध्यान रखनी चाहिए एसके दुबे जी को भी। कोई सड़क पर आया नहीं, और अगर सड़क पर आते तो धरती डोलने लगती दुबे जी, धरती डोलने लगती। 110 करोड़ लोगों का जीवन से जुड़ा वो विषय था कि सारे मंदिरों की पर फाइनल जजमेंट दे दिया कानून ने। बोले अब कोई नहीं, चल कुछ नहीं माना जाएगा, काशी मथुरा कुछ नहीं, बोले फाइनल, नो नथिंग। बाबा रे बाबा, ऐसा कानून कभी किसी देश में पारित हुआ? किसी देश में पारित नहीं हुआ। इतिहास उठा के देख लीजिए। दुबे जी अभी हमको दिखा रहे थे इंटरनेट पर, इसको भी ढूंढ लीजिएगा कि ऐसा कोई कानून किसी देश में माना गया? नहीं माना गया दुबे जी। भारत ने माना, भारत के 110 करोड़ लोगों ने माना। वरना नरसिंह राव की हिलती डुलती सरकार की हैसियत थी कि कानून लागू करा देते देश में? क्या थी हैसियत? ये समाजवादी पार्टी के सहयोग में इतनी ताकत थी कि कानून लागू करा देते? नहीं ना। ईंट से ईंट बच जाती, इस देश में हाहाकार हो जाता। तब क्या करते? लेकिन लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए और आज तक लड़ रहे हैं। जैसे कांग्रेस ने कहा, समाजवादी ने कहा, बसपा ने कहा, भैया सारी ममता जी ने कहा, आरजेडी ने कहा कि हम इस कानून को कूड़े में फेंक देंगे। राज भाई आखिरी बात कह के बात समाप्त करता हूं। इस पर शो के बाद सोचिएगा कि मान लीजिए ऐसी ही भाषा भाजपा बोल दे आज, क्या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दें कि हम परसों दोपहर 12 बजे पूजा स्थल विधेयक को कूड़े में डालने जा रहे हैं, तब क्या होगा? तब क्या होगा? हक तो उनको भी हासिल है। ऐसा तो नहीं कि अकेले आप ही को हक हासिल है बोलने का। आप तो बोल ही सकते हो, अभी कर नहीं सकते, वो तो कर भी सकते हैं। पूजा स्थल विधेयक को संसद में लाके पेश करने में कितनी देर लग रही? दुबे जी कभी इस पर सोचा है? सोचिएगा मेरी बात पर, कितनी देर लगेगी? 2 दिन का सत्र बुलाएंगे और पेश हो जाएगा, कानून खत्म हो जाएगा। तब इसलिए मैं कहता हूं चिनगारी का खेल बुरा होता है। आप सुतली बम चलाओगे तो हो सकता है दूसरा बड़ा बम चला दे, क्या तो मोहल्ले में रार हो जाएगी।
इसलिए ठंड इधर भी रखनी चाहिए। संपत्ति का मसला संपत्ति के कानून के तहत निपटने दीजिए, उसमें धर्म का रंग मत मिलाइए, धर्म का शेड मत मिलाइए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।